हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि किस तरह से हमने उसमें केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस देखा था। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिनका परसेंटेज बॉडी में देखा जाता है, जो अमाउंट उसमें प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और कुछ एलिमेंट्स का स्पेसिफिक रोल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम आगे पढ़ते हैं इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी ना किसी तरह से ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट हम समझते हैं, प्राइमरी मतलब जिसका जो मेन यूज है बॉडी में देखा जाता है, और कुछ सब्सटेंसेस काफी कम अमाउंट में बनते हैं पर ये भी किसी भी तरह से यूजफुल हो सकते हैं, इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उनमें कुछ कंपाउंड्स का सिंथेसिस होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमाइनो एसिड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं प्रोटीन्स के रूप में। इसी तरह और भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गया या कार्बोहाइड्रेट का कोई सिंपल फॉर्म यानी मोनोसेक्राइड हो गया। तो ये सारे प्राइमरी सब्सटेंसेस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, या और भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो उसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं या रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो बहुत जरूरी हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में लिखते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होते हैं। These are organic substances produced or synthesized in living organisms and are required for some physiological processes. ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एटसेट्रा। तो ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जिनका रोल ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं। काफी स्मॉल अमाउंट में इनका प्रोडक्शन होता है, पर ये सब्सटेंसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जरूरी नहीं होते हैं। प्लांट्स
fungi and microbes produce substances in small amount ठीक है। प्लांट्स, फंजाई और माइक्रोब्स ये कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं काफी कम अमाउंट में, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं होता। which is not essential for their physiological activities. These substances are called secondary metabolite. इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हालांकि प्लांट्स में तो ये यूज के नहीं होते, पर एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए इनको काफी अच्छे से यूज किया जाने लगा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स अगर देखें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, एग्जांपल्स ऑफ सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल देखें तो जैसे पिगमेंट की अगर बात करें, पिगमेंट्स में एक होता है कैरोटिनॉइड और एक होता है एंथोसियानिन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आते हैं। अब कैरोटिनॉइड और एंथोसियानिन जो है, कैरोटिनॉइड को असेसरी पिगमेंट कहते हैं। देखिए प्लांट्स में दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है असेसरी पिगमेंट, एक होता है नेसेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है और असेसरी पिगमेंट जो होता है वो कैरोटिनॉइड। तो ये एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स अपन अब देखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर और एग्जांपल्स अपन देखते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, और वो सब्सटेंसेस उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के दौरान यूज होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये प्लांट्स में, फंजाई में, माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। काफी स्मॉल अमाउंट में इनका प्रोडक्शन होता है, पर इनका यूज जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में उनकी नहीं देखा जाता। ह्यूमंस के लिए ये यूज किए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अब ह्यूमंस के केस में यूज करने लगे हैं। ह्यूमंस के लिए जैसे ड्रग्स के फॉर्म में, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में, या पिगमेंट्स के फॉर्म में कई तरह से यूज होते हैं। इसके अपन एग्जांपल और देखते हैं अभी आके। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया पिगमेंट, जैसे कैरोटिनॉइड और एंथोसियानिन। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। जैसे अभी एक हमने देखा था कि पिगमेंट हमने देखा, कैरोटिनॉइड और एंथोसियानिन होता है। ठीक है, मैंने बताया था पिगमेंट जो होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। पिगमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेसेसरी पिगमेंट और दूसरा होता है असेसरी पिगमेंट। नेसेसरी पिगमेंट मतलब जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, और बाकी के जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो असेसरी पिगमेंट्स में आएंगे, जैसे क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, जो कि हमने एल्गे वाले पार्ट में पढ़े थे। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं।
इन असेसरी पिगमेंट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ये कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाते हैं और क्लोरोफिल ए फिर उस लाइट को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। दूसरा है एग्जांपल एल्कलॉइड। एल्कलॉइड्स जो होते हैं, आपको ध्यान होगा एल्कलॉइड हमने एक पढ़ा था कोल्चिसिन। ठीक है, एल्कलॉइड जो है ये कोल्चिसिन एक एग्जांपल है, कोल्चिसिन। अच्छा, जो अभी सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे, एल्कलॉइड जो होता है, एल्कलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। प्लांट्स में कई कैटेगरीज बनाई गई हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, मैं एल्कलॉइड के बारे में बता रहा हूं। प्लांट्स में कई कैटेगरीज बनाई गई हैं कंपाउंड्स की, जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स, रेजिन, टेनिन, गम, ये सारे। उसी में एक कैटेगरी आती है एल्कलॉइड। एल्कलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट, इन सब्सटेंसेस में नाइट्रोजन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो एल्कलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं जैसे मॉर्फिन हो गया या कोडीन हो गया। क्योंकि ये काफी कम अमाउंट में बनते हैं तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल हैं, पर हमारे लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, मॉर्फिन जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हैवी पेन किलर है, बहुत बड़ा। अगर बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है और वो नॉर्मल अगर ड्रग से ठीक नहीं हो रहा है तो मॉर्फिन का स्मॉल अमाउंट उस पेन को कम कर देता है। पर इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। मॉर्फिन जो है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, यानी हैबिट बन जाती है लेने की, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इजीली ये मिलता भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट परमिशन चाहिए पड़ती है मॉर्फिन को मार्केट में लाने से पहले या इसको ड्रग्स में यूज करने से पहले। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है मॉर्फिन और कोडीन, एल्कलॉइड कैटेगरी के मेंबर्स है ये। नेक्स्ट आता है टॉक्सिन। इसका एग्जांपल है एब्रिन और रेसिन। ठीक है, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। हम इनको अपने यूज के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी एनिमल्स के लिए या किसी और फॉर्मुलेशन में हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल बहुत सारे हैं, उसमें से एक एग्जांपल है लेमन ग्रास ऑयल। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ड्रग्स। ड्रग्स में जैसे कर्क्यूमिन, विनब्लास्टिन, ठीक है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन। ड्रग्स में कर्क्यूमिन, विनब्लास्टिन, ये एक्चुअली प्लांट से मिलने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। हल्दी जिसका बॉटनिकल नेम है कर्क्यूमा लॉन्गा, उसमें एक केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया गया है कर्क्यूमिन। ये कर्क्यूमिन जो होता है इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप तो ये तो जानते हैं कि हल्दी खाना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसको कई तरह से यूज किया जाता है, मसालों के रूप में तो यूज किया जाता है, पर हल्दी वाला दूध भी पिया जाता है या हल्दी वाला दूध पीने का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, तो ये बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इसी तरह एक प्लांट होता है विनका, सदाबहार जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसमें एक केमिकल निकलता है विनब्लास्टिन और एक केमिकल निकलता है विनक्रिस्टिन। ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट है लेक्टिन, कॉनकैनावेलिन ए। ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इसको आपको ध्यान रखना है। लेक्टिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और इसका एग्जांपल है कॉनकैनावेलिन ए। ये एग्जाम में पूछा
जा चुका है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुछ पॉलीमर्स भी यूज होते हैं, जैसे रेजिन, गम, रबर, ये सारे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। चलिए इसको फिर से देखते हैं हम। पिगमेंट, कैरोटीनॉइड और एंथोसियानिन। एंथोसियानिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो वैक्यूल में प्रेजेंट रहता है। एल्कोलॉइड एग्जांपल है इसका मॉर्फिन और कोडीन। टॉक्सिन के एग्जांपल एब्रिन और रेसिन। एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल काफी ज्यादा यूजफुल होता है ये। ड्रग्स में कर्क्यूमिन, विनब्लास्टिन, लेक्टिन, कॉन्केनेबुलिन ए, पॉलीमर, रेजिन, गम और रबर। और भी बहुत सारे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे एक हो गया टर्पीन्स। टर्पीन्स कैटेगरी में जो यूज किए जाते हैं ये है मोनोटर्पीन्स। ठीक है, कई जगह आपको टर्पिनॉइड टर्म भी इसके लिए यूज होता हुआ मिलेगा। तो मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ये सारे टर्पीन्स के और टर्पिनॉइड्स के अंदर आते हैं, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी 1-2 साल पहले कॉन्केनेबुलिन ए का एग्जांपल पूछा गया था, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पूछा गया था, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और उनके एग्जांपल्स। चलिए, अब जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले सब्सटेंसेस हैं। These are substances made up of carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं ये। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है जनरल फॉर्मूला इसका देखते हैं हम, CH2O और N। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, पर ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फॉलो नहीं होता। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये फॉर्मूला फॉलो होता है, CH2ON। सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की एक और डेफिनेशन दी जाती है, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। These are polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketones derivatives। ठीक है, तो इसमें एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि पॉलीहाइड्रोक्सी है और दूसरा के कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोक्सी और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें क्या और आगे पढ़ना है, इसका एक शॉर्ट में फ्लो चार्ट देखते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जिसको सैकराइड भी कहते हैं, इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड, और दूसरा हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड।
अब मोनोसेक्राइड में भी हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड एक्चुअली होते हैं जो टूटने के बाद सिंपल शुगर देते हैं, ठीक है, या सिंपल शुगर से बने होते हैं, उनको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। और इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोलिसिस के बाद एक ही तरह की शुगर देते हैं मोनोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो 2 शुगर से 9 शुगर तक का सब्सटेंस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड, इस तरह से हम ओलिगोसेक्राइड के अंदर पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पॉलीसेक्राइड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड में हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ये सब होमोपॉलीसेक्राइड्स में एग्जांपल्स देखते हैं। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन, या अगार, ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, और इसको अब हमें डिटेल में पढ़ना है। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में अपन ने देखा था मोनोसेक्राइड्स आता है, ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं पहले। दीज आर सिंपल शुगर्स which cannot be further hydrolyzed ये सिंपल शुगर्स होती हैं जिनका और ज्यादा हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये टूटने के बाद एक ही तरह की शुगर देती हैं। दे कंटेन 3 to 7 कार्बन शुगर। 3 to 7 कार्बन शुगर इसके अंदर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक करके अगर देखें तो सबसे पहला आता है ट्रायोस कैटेगरी। ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाली शुगर है ये, ठीक है, 3 कार्बन शुगर है। और इसका एग्जांपल आपको ध्यान होगा जो हमने पढ़ा था, जो इसका एग्जांपल होता है ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसका एग्जांपल ग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फेट, ठीक है, इसी को फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है टेट्रोस। टेट्रोस मतलब जिसमें 4 कार्बन होती है, और इसका एग्जांपल है
एरिथ्रोस, एरिथ्रोस शुगर होती है 4 कार्बन वाली। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें पेंटोस। पेंटोस मतलब शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं। एग्जाम्पल इसका राइबोस और राइबुलोस और डीऑक्सीराइबोस, ये सब 5 कार्बन वाली शुगर है। नेक्स्ट है हेक्सोस। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन शुगर, और 6 कार्बन शुगर का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस। ठीक है। अब अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के कुछ और भी नाम हैं। जैसे ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, इसी को कॉर्न शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, और यूनिवर्सल शुगर भी कहते हैं। ये सारे के सारे ग्लूकोज के नाम। ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज, यूनिवर्सल शुगर। फ्रक्टोज जो होती है स्वीटेस्ट शुगर है ये। गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। ठीक है। तो ये शुगर्स के कुछ और दूसरे नाम। तो हेक्सोस शुगर 6 कार्बन वाली, एग्जांपल्स ये हैं। फिर इसके बाद आता है हेप्टोस शुगर। हेप्टोस शुगर होती है जिसमें 7 कार्बन होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका सीडो हेप्टुलोस। सीडो हेप्टुलोस में 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मोनोसेक्राइड के बारे में, सिंपल जो शुगर्स होती हैं। इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, सबसे सिंपल शुगर यही होती है। 3 से 7 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रायोस 3 कार्बन वाले, एग्जांपल ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट। टेट्रोस 4 कार्बन वाला, एग्जांपल एरिथ्रोस। पेंटोस 5 कार्बन वाला, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबुलोस। हेक्सोस 6 कार्बन वाला, ये एग्जांपल्स। ग्लूकोज के दूसरे नाम, फ्रक्टोज का दूसरा नाम, फ्रक्टोज जो होती है स्वीटेस्ट शुगर है। गैलेक्टोस ब्रेन शुगर कहलाती है। हेप्टोस 7 कार्बन वाला, सीडो हेप्टुलोज इसका एग्जांपल। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल शुगर में अगला ओलिगोसैकेराइड। पहली बात तो ये सिंपल शुगर्स हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, these are formed by condensation of 2 to 9 monosaccharides. These are formed by condensation of 2 to 9 ये इंपॉर्टेंट है, 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। 2 से 9 मोनोसेक्राइड के कंडेंसेशन से ये बनते हैं। अच्छा, इसमें एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो इसमें जो एक मोनोसेक्राइड है, जो पहला मोनोसेक्राइड है उसका पहला वाला कार्बन, और जो दूसरा मोनोसेक्राइड है उसका चौथा वाला कार्बन, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है,
और फाइनली ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट कार्बन ऑफ वन मोनोसैकेराइड combines with fourth carbon of other monosaccharide and results in formation of ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो आंसर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है? जो दो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो रहे हैं, उसमें एक मोनोसैकेराइड का पहला कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड का चौथा कार्बन, इसी को हम कहते हैं 1,4 लिंकेज। ठीक है, 1,4 लिंकेज, इसी को हम कहते हैं, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ओलिगोसैकेराइड्स को कुछ शुगर्स में बांटा गया है, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इस तरह से इसको नाम दिए गए हैं। पर हमें जो मेन पढ़ना है वो है डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड के अलावा और तो कुछ नहीं। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल बस देख सकते हैं, बाकी डाइसैकेराइड इसमें मेन हमें पढ़ना है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है डाइसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस के बाद दो मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है। ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स 2 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है, इसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में हमें 3 एग्जांपल्स देखने हैं। पहला माल्टोस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों एग्जांपल, और ब्रेक होने के बाद किस तरह की शुगर बनाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला है माल्टोस। माल्टोस को माल्ट शुगर भी कहते हैं। इसके बाद ये हाइड्रोलिसिस के बाद ये बनाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के देता है। ठीक है, माल्टोस ब्रेक होने के बाद हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। देखिए, टूटने के बाद 2 शुगर बन रही है और ये दोनों शुगर मोनोसैकेराइड हैं। ये हेक्सोस कैटेगरी की शुगर थी, मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। और एग्जांपल माल्टोस ब्रेक होने के बाद 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाता है। दूसरा आता है लैक्टोस। लैक्टोस को मिल्क शुगर भी कहते हैं। और ये हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं और ये हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। तीसरा है
सुक्रोज। तीसरा है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर और केन शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर और केन शुगर भी कहते हैं। इसका सोर्स जो होता है सुक्रोज का, बहुत अच्छा सोर्स है शुगर केन। और दूसरा है बीट। शुगर बीट और शुगर केन बहुत अच्छे सोर्स हैं सुक्रोज के। ये ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हालांकि ये पार्ट अभी नहीं है, इसके बाद अपन समझेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि शुगर्स जो होती हैं वो बेसिकली रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। शुगर्स जो होती हैं वो बेसिकली रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। इसमें से ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, हालांकि अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, वहां पे अपन और डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया माल्टोज, माल्ट शुगर, लैक्टोज, मिल्क शुगर, सुक्रोज, टेबल शुगर और केन शुगर। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब जो ब्रेक होने के बाद मोनोसेक्राइड बन रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। माल्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। लैक्टोज ग्लूकोज, सॉरी माल्टोज ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स, लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक होती है, और सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है। ओलिगोसेक्राइड ये सिंपल शुगर्स हैं, ये कंडेंसेशन के कारण बनते हैं। 2 से 9 मोनोसेक्राइड कंडेंस होके ओलिगोसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। एक मोनोसेक्राइड का पहला कार्बन और दूसरे मोनोसेक्राइड का चौथा कार्बन, ये दोनों जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में हम कई सारे कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, उसमें से डाइसेक्राइड के बारे में ये 3। अच्छा, ट्राइसेक्राइड के बारे में, ट्राइसेक्राइड का सिर्फ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोस। रेफिनोस ये ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, और ये ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स की। रिड्यूसिंग शुगर होती है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, यानी इनका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है, और इस फ्री ग्रुप के कारण अगर किसी रिएजेंट के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं तो वो कॉपर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यानी कॉपर कंटेनिंग रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो वो कॉपर को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस Cu2 प्लस टू Cu प्लस। जैसे बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है और फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करता है और कलर चेंज करा देता है, Cu2 प्लस को Cu प्लस में कन्वर्ट करा देता है। तो ऐसी शुगर कहलाती है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो होती है, इसका एग्जाम्पल है जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, लगभग सारे मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हैं। कुछ डाइसेक्राइड्स होते हैं जैसे लैक्टोस, माल्टोस, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जाम्पल हैं। इसी के ऑपोजिट होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब विदाउट फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। ठीक है, यानी इनमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होता,
और ना ही ये कॉपर को रिड्यूस कर पाती हैं। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। एक एग्जाम्पल तो आपको ध्यान रखना है नॉन रिड्यूसिंग का, सुक्रोज। बाकी जो मोस्ट ऑफ द शुगर्स हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। तो ये हो गया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स जो है ये लॉन्ग पॉलीमर होते हैं मोनोमर्स के या मोनोसेकेराइड्स के। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड ब्रांच हो सकते हैं और अनब्रांच दोनों तरह से हो सकते हैं। ये 1,4 और 1,6 लिंकेज शो करते हैं। मतलब मोनोसेकेराइड का पहला कार्बन और चौथा कार्बन जब बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, और या तो पहला कार्बन और छठवां कार्बन ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, दोनों तरह का लिंकेज पॉलीसेकेराइड शो करते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड यहां नाम से इंडिकेट है एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर ये बने होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो पहला एग्जांपल इसका देखते हैं ग्लाइकोजन। एग्जाम्पल इसका पहला ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, यानी 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर एक ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करते हैं। आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है ये। आयोडीन के साथ रिएक्ट करने के बाद रेड कलर का फॉर्मेशन या रेड कलर अपीयर होता है। ग्लाइकोजन जो है ये ह्यूमन बॉडी में, देखिए एनिमल के लिए रिजर्व फूड मटेरियल है, और जैसे हमारे लिए ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड मटेरियल है, और ये हमारी लिवर और मसल टिश्यूज में स्टोर होता है। रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल्स का है ये। ठीक है, प्लांट्स में तो स्टार्च होता है। अच्छा, इसके अलावा ये लिवर और मसल सेल्स में स्टोर होता है। तो ये हो गया ग्लाइकोजन के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल है होमोपॉलीसेकेराइड का इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का। ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़कर इन्यूलिन का फॉर्मेशन करती है।
इन्यूलिन जो है ये रूट्स और ट्यूबर पार्ट जो होते हैं कुछ प्लांट्स के, उनमें प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट इन रूट एंड ट्यूबर पार्ट ऑफ सम प्लांट्स लाइक डहेलिया। ठीक है, डहेलिया प्लांट जो होता है जिसके बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं, ये रूट और ट्यूबर पार्ट्स में उसमें स्टोर रहता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता और ये किडनी के थ्रू एज इट इज किडनी उसको फिल्टर कर देती है। and easily filtered by kidneys। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉलीसेक्राइड लॉन्ग पॉलीमर होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों तरह की इसमें देखी जाती है। एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड, एक ही तरह के मोनोसेक्राइड से ये मिलके बनता है। ग्लाइकोजन पहला एग्जांपल इसका, एक ग्लाइकोजन लगभग 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ये रेड कलर देता है। रिजर्व फूड मटेरियल, एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल है और लिवर और मसल सेल्स में ये स्टोर्ड फॉर्म में देखा जाता है। दूसरा है इन्यूलिन। इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ये प्रेजेंट, ये रूट्स और ट्यूबर पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, जैसे डहेलिया में ये प्रेजेंट रहता है। बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और किडनी उसको इजीली फिल्टर कर देती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं होमोपॉलीसेक्राइड का, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना हुआ होमोपॉलीसेक्राइड है। और सिंगल सेल्यूलोज मॉलिक्यूल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6,000 बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। मतलब ये पॉलीमर है ग्लूकोज का। ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज ये पॉलीमर है ग्लूकोज के, ये अनब्रांच्ड होता है। इसमें कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्यूलोज जो होता है ये कई सारी चीजों को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कॉटन। कॉटन में तो मैक्सिमम अमाउंट में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। इट कंटेन 90% सेल्यूलोज। ठीक है, कॉटन में अप्रोक्सीमेटली 90% सेल्यूलोज होता है। पेपर पल्प भी सेल्यूलोज का बना होता है, यानी नॉर्मली पेपर जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। इसके अलावा वुड में भी सेल्यूलोज होता है। प्लांट सेल वॉल जो होती है, हमें पता है जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसमें सेल्यूलोज ही होता है। इसके अलावा सेल्यूलोज सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी बायोस्फीयर में सेल्यूलोज सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बायोस्फीयर में और प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज ही पाया जाता है। तो ये हो गया सेल्यूलोज के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला एग्जांपल, स्टार्च। स्टार्च होता है ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होती है और ये स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, स्टार्च के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इस पर डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में।
स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इट हैज सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है और अंदर कुछ वॉइड्स होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं। एक्चुअली ये जो स्पेसेस होते हैं इनकी जब रिएक्शन आयोडीन के साथ होती है, आयोडीन इन स्पेसेस में जाके अटैच हो जाता है और जब इसको हम टेस्ट करते हैं, वाटर के साथ इसका टेस्ट किया जाता है तो ब्लू कलर आता है। एक्चुअली जो आयोडीन है वो इसमें स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ब्लू कलर देता है वाटर के साथ, वो आयोडीन के कारण होता है। इट गिव्स ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडीन space present in ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर में जो स्पेसेस होते हैं उसमें आयोडीन वहां पे जाके अटैच होता है, मतलब स्टार्च जो होता है वो आयोडीन को होल्ड करता है और जैसे ही इसको टेस्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है और ब्लू कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। स्टार्च को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है अमाइलोस और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस के बारे में, अमाइलोस जो होता है ये लगभग 200 से 1000 ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, 200 से 1000 ग्लूकोज का बना होता है। ये अनब्रांच्ड होता है। इसमें लिंकेज जो होती है ये होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें होता है। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन में जो ग्लूकोज होता है ये 2000 से 2 लाख तक होता है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर है और लिंकेज जो होती है, यदि ब्रांचिंग होती है तो लिंकेज फिर यहां पे 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखिए अनब्रांच स्ट्रक्चर होगा तो 14 होगा और अगर ब्रांच स्ट्रक्चर होगा तो फिर 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन और 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं। तो ये हो गया स्टार्च के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसका सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इस हेलिकल स्ट्रक्चर में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जहां पे आयोडीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल आता है काइटिन। होमोपॉलीसेकेराइड का अगला एग्जांपल है काइटिन। और काइटिन जो होता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर ऑफ एन ग्लूकोसामीन। एन ग्लूकोसामीन में नाइट्रोजन है और बहुत सारे एन ग्लूकोसामीन कंबाइन करके काइटिन का फॉर्मेशन करते हैं। काइटिन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये फंजाई की मेजर जो वॉल्स होती है, जो फंजाई में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वॉल का काइटिन ही होता है। इसके अलावा जो स्केलेटन पार्ट होता है, एक्सोस्केलेटन पार्ट होता है इंसेक्ट्स का, उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये काइटिन के बारे में। नेक्स्ट ये हमने खत्म किए होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल। नेक्स्ट आता है सेकेंड कैटेगरी हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसको आप लिख लीजिए। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो होता है वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स से कंबाइन होने के बाद बनता है। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि हमने मोनेरा वाले पार्ट में यानी बैक्टीरिया वाले पार्ट में डिस्कस किया था। और दूसरा अगार
जो हमने एल्गे वाले पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरिया की वॉल वाले पार्ट में, सेल वॉल में होता है, और एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड का पार्ट होता है, उससे बना हुआ रहता है, और अगार जो होता है वो एल्गे से मिलता है। तो ये आज हमने खत्म किया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें हमने मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की स्टडी की। ठीक है, इसके आगे न्यूक्लिक एसिड और बचा हुआ पार्ट प्रोटीन, लिपिड, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।